2 दिवसीय नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का शुभारंभ आज 21 अगस्त 2023 उदयपुर में हुआ। इसमें राजस्थान सहित 25 प्रदेशों के विधानसभा अध्यक्ष भाग ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। कार्यक्रम का आरंभ द्वीप प्रज्वलन के साथ किया गया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत करते हुए राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश ने आजादी के बाद जब रियासतों को सम्मिलित करने का अवसर आया, तब यहाँ के राजा महाराणा भूपाल सिंह जी ने सबसे पहले रियासत को मर्ज करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए वो प्रदेश के राज प्रमुख के रूप में जाने गए। ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, उसकी ऐतिहासिक महत्व है। ये राजस्थान की ये जगह है जो खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जो कल्चर, यहाँ पर जो सांस्कृतिक, उसके साथ साथ जो आज़ादी के बाद जो राजनीतिक जो उदाहरण प्रस्तुतियाँ हैं, उसमें भी इस क्षेत्र की प्रमुख भूमिका रही है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं जिस क्षेत्र का हूँ, मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस क्षेत्र के वो जोधपुर के हैं, माननीय ओम बिरला जी वो कोटा के हैं, माननीय राजेंद्र जी राठौड़ गंगानगर के हैं, माननीय संयम जी लोढ़ा सिरोही क्षेत्र के हैं। पूरे राजस्थान की जो अलग अलग ज्योग्राफी है, उनके अलग अलग जनप्रतिनिधि यहाँ पर आप मंच पर बैठे हुए हैं। मैं ये भी स्मरण करना चाहता हूँ कि राजस्थान में जितनी रिच पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जो परंपराएं डाली है, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहनलाल जी सुखाड़िया उदयपुर से ही लंबे समय तक विधायक रहे। भैरव सिंह जी शेखावत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 90s के बाद, वह भी 85 में, बहुत कम लोगों का स्मरण होगा, मेवाड़ की निम्बाड़ा क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र थे। तो राजस्थान में मेवाड़ का ये जो क्षेत्र है वो बिरला क्षेत्र है, जहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में लोकतंत्र की आज़ादी के बाद जो परंपराएं निर्वहन की, उस निर्वहन के कारण आज हम बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि आज राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में जिस तरह की ट्रेडिशंस पार्लियामेंट्री पे हमारे यहाँ विधानसभा की है, उन सब के लिए हमें आज बहुत गर्व होता है। और यही परंपरा मुझे मिली जब मैं अध्यक्ष बना। तब मेरे यहाँ क्षेत्र के मेवाड़ के ही मिस्टर गुलाब चंद जी कटारिया लीडर ऑफ अपोजिशन रहे और आज राजेंद्र जी राठौड़ अपोजिशन के लीडर हैं। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव सेशन है वो हमारी इस विधानसभा का हुआ। उसमें ये जो परंपरा मोहनलाल सुखाड़िया जी और भैरव सिंह जी ने अपनाई थी, उस परंपरा का निर्वहन आज भी राजस्थान में किया जा रहा है। और यही हम सबको समझने की आवश्यकता है कि 9th रीजनल कॉन्फ्रेंस में जो उदयपुर का हमने चयन किया, माननीय ओम बिरला जी को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये क्षेत्र उदयपुर में होना चाहिए, इसलिए मैंने उदयपुर के इस महत्व को समझते हुए ये आयोजन यहाँ करने का निर्णय किया। और आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी, उसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सीपीए चेयरपर्सन इयान लिडल ग्रेंजर ने इस अवसर पर कहा, I can't say how delighted both myself and the Secretary General, Mr. Stephen Twigg, are here to be at the 9th conference in India. This is a great privilege for us to be able to join you here and to be able to talk to you all about some of the things that are going on within the Commonwealth Parliamentary Association. The importance of India to the Commonwealth is enormous, as you can well understand. First of all, you have more speakers than most of the regions. But not only that, because of your enormous history, which we've heard about already today, not just Rajasthan, but India in general, you are a crucially important part of what we do. Unlike most organisations in the world, the CPA is led by its members. It matters what you think and what you wish to do. Both myself and Stephen have made it abundantly clear time after time that it is crucial that we listen to you. You're talking about the digital age, which we've heard, and how important that is to good governance and to democracy. We've all got a lot to learn from India on that. And conversely, it's an issue which affects us all. The role of the CPA I've always seen as being able to achieve good governance across the world. We're 56 countries now. We've gained 2. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, सीपीए का यह रीजन माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी के नेतृत्व में काफी सक्रिय रहा है, यह मैं उल्लेख करना चाहूंगा। सीपीए राजस्थान शाखा, अगर आप गौर करें तो अनेक इनोवेटिव प्रयोग करने के लिए जाना जाता है, जाना जाएगा। विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों में अनेक कार्यक्रम यहां हुए, जिसमें भारत के राष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति व मुख्य न्यायाधीश ने अलग अलग अवसरों पर भाग लिया। इस जनवरी में जयपुर में ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन हुआ। इस कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय स्पीकर विधानसभा के परस्पर सहयोग से पुनः हम इस खूबसूरत शहर में हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी में अद्भुत व्यवस्था के लिए पुनः राजस्थान सरकार एवं विधानसभा अध्यक्ष के सभी अधिकारियों को बहुत धन्यवाद। सीपीए कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए देश में बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। हम यहाँ विधायिकाओं के सीरियस चैलेंजेस पर आपस में डिस्कस करते हैं, विधायिका के काम काज पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, गुड गवर्नेंस के काम में इनोवेटिव आइडियाज को आपस में शेयर करते हैं। हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हमेशा अपने महत्वपूर्ण सुझावों से, इंटरवेंशन से इस बहस को बहुत समृद्ध और हम सब के लिए बहुत उपयोगी बनाते हैं। माननीय स्पीकर लोकसभा, माननीय स्पीकर राजस्थान, इनका मैं खास तौर से पुनः आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस बार सम्मेलन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 2 विषय चुने गए हैं। पहला, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन डिजिटल एज। पहला टॉपिक, हाउ टू मेक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स मोर इफेक्टिव, इफिशिएंट इन इनकरेजिंग गुड गवर्नेंस थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट। दूसरा, रोल ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हैं। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इस टेक्नोलॉजी लेड एरा में यह इनविटेबल है कि हम सब गुड गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल इंटरवेंशंस के बारे में हम सभी विधायिकाओं के लोग बहुत गंभीरता से आपस में परामर्श करें। दुनिया के आर्थिक विकास के इतिहास में विकासशील देश या जिन देशों ने विकसित होने का संकल्प लिया, विकसित होना चाहते हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी का बड़ा क्रिटिकल रोल रहा है। और आज की दुनिया जो टेक्नोलॉजी से संचालित है उसमें यह रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत के पास तेज गति से आगे बढ़ने का एक अनूठा अवसर है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण विषय इस बार चुना गया है आपस में परामर्श के लिए। टेक्नोलॉजी ने पूरे गवर्नेंस को फास्ट, इंक्लूसिव, इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक अद्भुत मौका मानव इतिहास में दिया है। मैं जब यहां बैठा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि आज से 50 वर्ष पहले इस मुल्क में बिहार आंदोलन हुआ। माननीय पूर्वे जी बैठे हैं, चौधरी जी और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो उसमें भागीदार रहे। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन हुआ। इन दोनों बड़े आंदोलनों का मकसद, माननीय जोशी जी भी उल्लेख करते रहे, कि गुड गवर्नेंस रहा है, कि बेहतर और पारदर्शी शासन कैसे हो। आज टेक्नोलॉजी ने वो मुमकिन किया है कि हम कैसे तेजी से ग्रोथ कर सकें, इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी जो वंचित है, समाज के हाशिए के लोग हैं, उनके पास सारे अवसर जा सकें और बहुत कुशलता से, इफिशिएंट ढंग से प्रशासन हो सके और ट्रांसपेरेंट हो। भ्रष्टाचार उन्मूलन इन दोनों आंदोलनों का एक बड़ा नारा रहा है। आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां फेसलेस आईटी असेसमेंट हो रहा है। कल जब हम सब आ रहे थे तो हमारे अनेक महत्वपूर्ण विधानसभा अध्यक्षों ने ब्यूरोक्रेसी के काम काज पे, जो एक पुराना सोचने का हम सबका ढंग रहा है, आज भी मानते हैं, उस बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पर आज ये अवसर मुमकिन है कि हम प्रशासन को जितना फेसलेस, ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को उपयोग से बना सकते हैं। इसलिए हम विधायिका के लोगों को इस विषय पर अधिक से अधिक परामर्श करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा, 5 साल तक वाइब्रेंट तरीके से विधानसभा के अंदर एक्टिविटी रही और सीपीए की अलग पहचान बन पाई, जिसकी आवश्यकता भी है। अगर बैठते हैं, विचार विमर्श करते हैं, नए आइडियाज पैदा होते हैं, और वो मैं समझता हूँ अरविंद सिंह जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में भी हम सबको बताया। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से ये जो सीपीए हैं, और आप सब पता रहे हो, मैं बधाई देता हूँ कि जो विषय रखे गए हैं, मैं समझता हूँ वो भी अपना एक संदेश देने वाले हैं। और जब आप 2 दिन बैठेंगे, हाउ टू मेक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मोर इफेक्टिव, एफिशिएंट इन एनकरेजिंग गुड गवर्नेंस थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट, और कल आपका विषय रोल ऑफ द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन स्ट्रेंथनिंग द नेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। 2 दिन में आप बैठ करके मैं समझता हूँ जो चर्चाएं करेंगे, उसके अपने आने वाले वक्त में एक माहौल बनेगा देश के लिए
किस प्रकार से पूरे देश के विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और क्या सोच है आप सबकी। और डॉक्टर सीपी जोशी ने जो जिस प्रकार से पक्ष विपक्ष को साथ लेके काम किया है, उसका भी इतिहास बन गया है। और डॉक्टर सीपी जोशी ने ना पक्ष को बख्शा ना विपक्ष को बख्शा। जहाँ तक डिजिटल युग की बात है, ये अपना आप में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी काम है। अब तो हम सब वाकिफ होते जा रहे हैं। आज 80,000 हमारे यहाँ पर ई मित्र हैं, 80,000, और 600-700 तरह की सेवाएं पब्लिक की जो है 80,000 ई मित्र के माध्यम से लोगों को अवेलेबल हो रही है, हर विभाग की। हमने 3% रखा था एक बार, जब मैं दूसरी बार था मुख्यमंत्री, हर विभाग का बजट रखा था, बड़ा जंप हुआ। तो इस काम को मैं समझता हूँ कि सरकार बदल गई, तब भी मुझे मालूम है भामाशाह केंद्र बना था यहाँ पर, पिछली गवर्नमेंट बना था, डाटा सेंटर बना हुआ, आज देश के अंदर नंबर 1 हमारे यहाँ पर। आईटी में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए। आईटी के माध्यम से आज देश के अंदर आज भी राजस्थान नंबर 1 है आईटी सेक्टर के अंदर। इस रूप में आईटी का उपयोग हो रहा है और गवर्नेंस भी उसके आधार पर चल रही है। अब डीपीटी का कंसेप्ट है, हर क्षेत्र में गुड गवर्नेंस के नाम आते हैं, आईटी का नाम आता है। कोई बात, कोई विषय ले लीजिए, कोई विभाग ले लीजिए, उस रूप में काम हो रहा है। और मेरा मानना है कि यही तरीका है गुड गवर्नेंस का। जितना ज़्यादा हम आईटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हम लोग इसका उपयोग करेंगे, जितना ज़्यादा हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इसी तरफ मोड़ेंगे। आज भी कई लोग उपयोग नहीं करते पूरी तरह से। सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया का उपयोग भी, दुरुपयोग भी हो रहा है। उपयोग बहुत बड़ा हो रहा है। हमारे कई जनप्रतिनिधि पूरी रुचि लेते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स को प्रयोग करते हैं, बात पहुंचाते हैं, अपनी पब्लिक तक पहुंचाते हैं, पब्लिक से जुड़े रहते हैं। पब्लिक की समस्याएं जो होती है उसको जो है हल करने में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, एक्स्ट्रा नहीं होता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिड़ला। मेवाड़ की यह धरती वीरता, शौर्य, पराक्रम की धरती रही है। संघर्ष की एक लंबी यात्रा की धरती रही है, जिसका गौरवशाली इतिहास केवल भारत में नहीं दुनिया में प्रेरणा देता है। ये धरती आध्यात्मिक की धरती है, ये धरती समर्पण की धरती है और इसलिए राजस्थान की इस मेवाड़ का महत्व संपूर्ण देश के अंदर है। आज आप सबका सौभाग्य है कि अलग अलग राज्यों से आए हमारे पीठासीन अधिकारी इस वीरता और शौर्य की धरती पर 2 दिन तक विभिन्न विषयों पर मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और अपने अपने अनुभवों, विचारों को साझा करते हुए हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही और इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम किस तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करते हुए देश और राज्य में नया परिवर्तन कर सकते हैं। साथियों, 1911 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का गठन हुआ था और उस समय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अंदर 57 देशों ने मिलकर इसका गठन किया और इसका उद्देश्य था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और किस तरीके से हम सुशासन लाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करें और जनता को सशक्तिकरण। और इसीलिए सीपीए मंडल उसके बाद लगातार संसदीय परंपराओं, प्रथाओं को आपस में साझा करता है और अपने अपने नागरिकों के हित अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वहां पर संप्रभुता को कायम रखते हुए उस जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करता है। साथियों, दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं। भारत का लोकतंत्र एक प्राचीनतम लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं, परिपाटियां रही है। यहाँ सभा हो, समिति हो, अलग अलग राज्यों के समय भी अलग अलग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हुआ करती थी और इसलिए हमें गर्व है
कि आज दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, डेमोग्राफी के अंदर और डाइवर्सिटी के अंदर भी भारत का दुनिया में एक विशेष स्थान है। और इसीलिए इस समय हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि हम लोकतांत्रिक देशों के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे सकें। और सकारात्मक संदेश देने के लिए हमें हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना होगा, अच्छी परंपराएं, अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे नियम बनाने होंगे ताकि हम कह सकें कि हम लोकतंत्र में दुनिया के बड़े देश नहीं हैं, हम दुनिया के लिए लोकतंत्र के मार्गदर्शक हैं। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों की विशेष जिम्मेदारी होती है कि हम अपने अपने सदनों को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कई विषयों को अलग अलग ढंग से रखा है और उस ढंग के रखने के साथ साथ हमने देखा कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर जनता भी सजग हुई है और जनता सजग होने के साथ साथ उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षा भी बढ़ी है। और इसीलिए इन अपेक्षा आकांक्षाओं को हम कैसे पूरी कर सकते हैं, यह हमारे लिए चुनौती है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर, डिजिटल का उपयोग कर कर हम किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू कर सकते हैं। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्पीकर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वन नेशन वन विधायी, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव के बारे में उनका कहना था कि देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर है और जब सारी संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म पर रहेगी तो देश की जनता को हर राज्य विधानमंडलों की जानकारी, केंद्र विधानमंडल की कार्रवाई, उनके नियम प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तन की जानकारी और उनके सदनों में होने वाली चर्चाओं, मुद्दों की जानकारी, उनके सदनों में होने वाले बजट की जानकारी और उनके सदन में होने वाले नियम प्रक्रियाओं के साथ विधान बनने की जानकारी। हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को तब मजबूत कर पाएंगे जब उसमें जनता की सक्रिय भागीदारी हो और जनता की सक्रिय भागीदारी के लिए डिजिटल का उपयोग भी सबसे महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि भारत डिजिटल के युग में सबसे अग्रिम पंक्ति का देश है। इतना बड़ा देश होने के बाद भी प्रधानमंत्री जी का एक विजन था कि हर गांव ढानी के अंदर फाइबर केबल के माध्यम से और अन्य माध्यम से दूर दराज के गांव के व्यक्ति को भी डिजिटल का उपयोग कर सके, आईटी का उपयोग कर सके। और इसीलिए दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी जब विधानमंडल की और केंद्र विधानमंडल की कार्रवाइयों को देखेगा, उनकी डिबेट को देखेगा, उनकी चर्चाओं को देखेगा, तो उसकी भागीदारी बढ़ेगी। और जब भागीदारी बढ़ेगी तो जो जनता ने चुनकर जो जनप्रतिनिधि भेजा है, जो उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव, कठिनाइयों को वहां व्यक्त करने के लिए भेजा है, उसकी गतिविधियों की जानकारी भी उसको ठीक से होगी। और इसीलिए जो हम सबके चिंता का विषय में ऐसा रहता है कि लगातार सदन में गरिमा घटती जा रही है, चर्चा संवाद का स्तर गिरता जा रहा है, कानून बनते हुए भागीदारी कम होती जा रही है। वह डिजिटल के माध्यम से हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जनता की सक्रिय भागीदारी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से बढ़े, हर मतदाता को अपने जनप्रतिनिधि के विधानमंडल में भागीदारी की जानकारी हो, उसके लिए बनाए गए नियमों के अंदर क्या परिवर्तन हो उसकी जानकारी हो। और इसके लिए हमें अपने अपने विधानमंडल में डिजिटल आईटी के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि भारत के अंदर अधिकतम विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को पेपरलेस करने के लिए कदम बढ़ाए और कई विधानसभाएं अब पेपरलेस हो चुकी हैं। और इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर जो उठाए गए प्रश्न, उनके जवाब, सीपी जोशी साहब कह रहे थे कि आईटी के बाद कहीं ना कहीं आईटी का उपयोग करते समय जो आरटीआई लगाने वाले लोग हैं
उनको अगर विधानसभा मंडलों से ज्यादा जानकारी मिल जाए तो हमारे लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान, हर देश का व्यक्ति संसद में उठाए गए प्रश्नों, संसद में उठाए गए मुद्दों, संसद में कानून पर हुई चर्चा, राज्य विधानमंडल में उठाए गए प्रश्न, चर्चा, मुद्दे, नियम प्रकारों परिवर्तन, बजट का आकलन डिजिटल पे एक प्लेटफॉर्म पर कर सके। और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके बेहतर परिणाम भी आए। कई संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म पर आई है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हम बहुत शीघ्र ही वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म पर दे पाएंगे और जनता की भागीदारी को और बढ़ा पाएंगे। मेरा मानना है कि इन संस्थाओं को अगर जवाबदेही बनाना है, माननीय जनप्रतिनिधियों के आचार विचार व्यवहार को, राठौड़ साहब ने कहा कि एक बच्चे ने पूछा, हम नारे लगा रहे थे, ये उस प्रदेश के निर्वाचन मंडल को जो चुनकर भेजने वाले लोग हैं, हम सदन के अंदर गतिरोधों को, व्यवधानों को कब कम कर पाएंगे? जब वहां का मतदाता ऐसे गतिरोधों को, ऐसे व्यवधानों को, ऐसे नारेबाजी को, ऐसे असंसदीय व्यवहारों को अपने जनप्रतिनिधि से सवाल करने लगेगा। जब हम इन सदनों के गिरते हुए आचरण व्यवहार पर रोक लगा पाएंगे, जब जनप्रतिनिधि उससे सवाल करने लगे। और वह पहुंचने के लिए मुझे खुशी है कि हर विधानसभा ने अपनी कार्रवाई को लाइव किया है, अलग अलग साधनों से लाइव किया है, और अधिकतम विधानसभाएं डिजिटल पर आ गई है। बाकी और विधानसभा प्रयास कर रही है। हम भी उसके लिए केंद्रीय विधानमंडल होने के नाते हमारा ज्यादा दायित्व बन जाता है कि हम उनको टेक्नोलॉजी में सहयोग करें ताकि वो टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग कर सके। दूसरा विषय, लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सुदृढ़ राष्ट्र बनाना। हमने इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर इन्हीं संसदीय संस्थाओं के माध्यम से विचार विमर्श, सहमति असहमति, मुद्दों पर चर्चा करना और डिबेट के माध्यम से ही हमने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का एक युग शुरू किया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं 75 वर्ष की यात्रा में इसी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमने इस देश के अंदर आम जनता के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया है। हमने उसकी आवाज की, उसकी समस्या, उसकी कठिनाई, उसके अभावों को इन सदनों के माध्यम से एड्रेस करके समस्याओं का समाधान किया है। समाज का अंतिम व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने अभाव, अपनी कठिनाइयों को बताकर जनप्रति उसकी बात को करे। आवश्यकता है कि सदन में उठने वाले विषय और मुद्दों को भी सरकार सकारात्मक रूप से ले। मेरा मानना है किसी भी राज्य या केंद्र की सरकार को, ये विधानमंडल है जो पूरे राज्य के विकास के ढांचे को, वहां के अभाव के, वहां की कठिनाइयों को, वहां अगर गवर्नेंस फेल हो रही हो तो उसके बारे में, हर इलाके की कठिनाई अभाव अगर एक प्लेटफॉर्म पर कोई सरकार देख सकती है तो ये विधानमंडल ही है जहां पर देख सकती है। और सरकार इसको अगर सकारात्मक रूप से लेके किसी विषय, किसी प्रतिनिधि के मुद्दा उठाया तो क्यों उठाया? ये राजनीतिक आधार का मुद्दा तो नहीं। राजनीतिक आधार का मुद्दा हो तो उसका विश्लेषण कर। अगर वो राजनीतिक आधार का मुद्दा ना होकर वो वास्तविक समस्याएं, वास्तविक कठिनाई है, वास्तविक अभाव है जो इस ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से हमारे तक नहीं पहुंच पाई है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। और सरकार अगर सकारात्मक रूप से काम करेगी तो सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह होगी और इस संस्थाएं और मजबूत होगी और ताकत होगी। और मुझे पता है कि एक समय हुआ करता था कि राज्य विधानमंडलों के अंदर कोई विषय उठता था, केंद्र विधानमंडल उठाता तो सरकार गंभीरता से चर्चा करती थी और ब्यूरोक्रेसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता था तो उस पर पूरी रिपोर्टिंग होती थी। लेकिन हम कई बार उसको पक्ष विपक्ष के विषय को मान लेते हैं, जो मेरा मानना है कि लोकतंत्र में उचित नहीं है। सहमति असहमति, पक्ष विपक्ष, ये हमारे लोकतंत्र की ताकत है।
और इस ताकत को सशक्त करने की आवश्यकता है। हमारी जहां असहमति हो, असहमति व्यक्त करना चाहिए, लेकिन जहां सकारात्मक सवाल हो, सकारात्मक मुद्दे हो, वहां सकारात्मक सोच के साथ सदन एक साथ मिलकर बात करे, उन विषयों पर एक साथ बात करें कि हमारे राज्य और देश के सकारात्मक मुद्दे हैं, उनको हम बैठकर कैसे हल कर सकते हैं। अलग अलग लोगों के, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग विविधताओं के, अलग अलग क्षेत्रों के विचार जब आएंगे तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत में जितनी डाइवर्सिटी है उतनी ही हमारी ताकत लोकतंत्र में है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग भाषा है, बोली है, वेशभूषा है, वहां की परिस्थितियां हैं। राज्यों के अंदर भी हर जिले के, हर संभाग के अलग अलग स्थितियां हैं, बोली, भाषा, वेशभूषा, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वहां की विकास की स्थिति अलग अलग है। उन सारी परिस्थितियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विधायी संस्थाएं काम करती है। मुझे आशा है हम सब मिलकर सामूहिकता के साथ काम करेंगे तो हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में इस भारत के अंदर लोकतंत्र को सशक्त किया है और इन संस्थाओं को सशक्त किया है। आने वाला 25 साल हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और इस 25 साल के अंदर हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से एक ऐसा रोड मैप बनाएं, इन संस्थाओं को इतनी सशक्त मजबूत बनाएं ताकि हम जब आज़ादी के हमारे 100 साल हो तो दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर भी हम मार्गदर्शन की भूमिका हो सके और नेतृत्व की दृष्टि के अंदर भी हर सेक्टर के अंदर भारत अग्रणी हो सके। ये ताकत हमें बनाने की आवश्यकता है। ये ताकत हमारी और है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है। इसलिए मेरा पीठासीन अधिकारियों से आग्रह है कि हम राजनीतिक दल से चुनकर आते हैं, लेकिन जब आसन पर बैठते हैं तो निष्पक्षता और निर्वाध हमारी छवि होनी चाहिए। जनता हमें देखती है तो हमें फैसले लेते समय, निर्णय लेते समय, चर्चा करते समय हमें कहीं न कहीं निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, निर्वाध भूमिका भी होनी चाहिए, ताकि इस आसन का सम्मान रहे। और इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि दोनों मुद्दों पर आप 2 दिन तक गंभीर रूप से चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र के अंत में राजस्थान विधानसभा सदस्य और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान इकाई के अध्यक्ष श्री संयम लोढ़ा ने आगंतुकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज की इस कॉन्फ्रेंस में हमारे माननीय वक्ताओं ने जो सारगर्भित उद्बोधन दिया, उसके लिए भी मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रतिनिधिगण, हमारे संसदीय लोकतंत्र का इतिहास हमारे आज के मुद्दों का भी समाधान करने में पूरी तरह सक्षम है। 2 दिवसीय इस आयोजन में लोकतांत्रिक प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने पर मंथन किया जा रहा है। इस प्रकार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन आरंभ हुआ। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन के उद्घाटन सत्र पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। वाचक स्वर दीपक मेहता की, तकनीकी सहयोग रविंद्र श्रीवास्तव और अनिल रायल का, प्रस्तुति विनोद शर्मा की। ये थी आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति।